Assalamu alaikum student. In this lecture we are going to study or discuss nested if statement जो कि हमारे पास डिसीजन मेकिंग में हमारे पास लास्ट टॉपिक भी है. सो आज हम लोग उसको स्टडी करेंगे कि नेस्टेड इफ स्टेटमेंट को हम लोग कैसे यूज करेंगे, इसको लिखने का तरीका क्या है और हाउ कैन वी डिफाइन नेस्टेड इफ स्टेटमेंट. सो लेट्स स्टार्ट कि सबसे पहले हम डिफाइन करते हैं कि व्हाट इज नेस्टेड इफ स्टेटमेंट. सो फर्स्ट ऑफ ऑल इसको हम लोग इस तरह से डिफाइन करेंगे कि when we put if statement inside the body of another if statement, then it is known as nested if statement. क्या मतलब हुआ स्टूडेंट्स? इसका मतलब ये हुआ है कि जब कभी भी हम लोग एक इफ स्टेटमेंट की बॉडी में दूसरी इफ स्टेटमेंट को इंक्लूड कर दें तो इस फीचर को हम लोग कहते हैं बेसिकली नेस्टेड इफ स्टेटमेंट. अब इसका जनरल फॉर्मेट या इसका लिखने का तरीकेकार क्या होगा? हम हमेशा स्टार्ट लेंगे विद द रिजर्व वर्ड इफ, देन फॉलोड बाय कंडीशन एंड देन इसकी बॉडी में हम लोग फिर क्या लिख देंगे? इफ एंड देन कंडीशन. तो ये हमारे पास बेसिकली क्या कहलाएगा? नेस्टेड इफ स्टेटमेंट. सो चलिए सबसे पहले एक प्रोग्राम कंसीडर करते हैं जिसके जरिए हम लोग ये जो टॉपिक है आज का नेस्टेड इफ स्टेटमेंट उसको हम लोग हाईलाइट करते हैं और चेक करते हैं कि हमारे पास नेस्टेड इफ स्टेटमेंट कैसे काम करता है. सो चलिए सबसे पहले एक प्रोग्राम डिस्कस करते हैं. तो सबसे पहले हम उसी तरह हेडर फाइल्स को इंक्लूड करेंगे. द फर्स्ट वन इज iostream.h. now the second one is console input output.h, which is conio.h, and then define the function main from where our execution will be started. Now I am using the clear screen function which is cr just to make sure कि अगर कोई previously कोई भी अगर आउटपुट जनरेट हुए हैं तो उनको वो क्या कर दे, बिल्कुल वैनिश कर दे, स्क्रीन को क्लियर कर दे. सबसे पहले मैं नेस्टेड स्टेटमेंट को हाईलाइट करने के लिए मैं दो वेरिएबल्स डिक्लेयर करूं और साथ ही उनको वैल्यूज भी असाइन कर रहा हूं, से 100, और एक दूसरा वेरिएबल डिक्लेयर कर रहा हूं b और उसको एक वैल्यू असाइन कर देता हूं, से 200. साथ साथ ये भी बताते चलो कि हम लोगों ने जो स्टाइल्स डिफरेंट पढ़े थे कि हाउ कैन वी इनिशियलाइज अ वैल्यू टू अ वेरिएबल, तो जो ये स्टाइल हम लोगों ने इस प्रोग्राम में अडॉप्ट किया है वो कौन सा है? इनिशियलाइजेशन एट द टाइम ऑफ डिक्लेरेशन. नॉर्मली हमारे पास तीन स्टाइल्स होते हैं प्रोग्रामिंग में. इनिशियलाइजेशन एट द टाइम ऑफ डिक्लेरेशन, जब कभी भी हम लोग कभी भी किसी वेरिएबल को कोई वैल्यू असाइन करें और साथ ही डेटा टाइप भी लगी हो तो यार इसका मतलब क्या होता है कि वेरिएबल डिक्लेयर भी हो रहा है, मतलब मेमोरी में पोर्शन भी रिजर्व हो रहा है और साथ साथ उसको वैल्यू भी असाइन की जा रही है. इसी तरह हम लोगों ने एक सेकंड स्टाइल भी पढ़ा था, इनिशियलाइजेशन इन द प्रोग्राम यूजिंग असाइनमेंट, और थर्ड स्टाइल जो हमारे पास सबसे प्रेफरेबल स्टाइल होता है जिसको हम लोग कहते हैं इनिशियलाइजेशन एट एग्जीक्यूशन टाइम, जिसको हम लोग नॉर्मली सी इन के जरिए यूज करते हैं और जिसको हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में देखा भी कि हाउ कैन वी यूज सी इन स्टेटमेंट टू गेट और एक्सेप्ट द डेटा एट एग्जीक्यूशन टाइम. सो चलिए सबसे पहले स्टार्ट लेते हैं. मैं डिसीजन मेकिंग यहां पे परफॉर्म कर रहा हूं. इफ a इज इक्वल टू 100 एंड देन बॉडी में मैं लिख लेता हूं इफ a b इज इक्वल टू, बल्कि इसको मैं थोड़ा सा क्लियर कर देता हूं, b इज इक्वल टू 200, देन सिंपली डिस्प्ले द मैसेज सी आउट वैल्यू ऑफ a is 100 and value of b is 200. इस मैसेज का ऐसा कोई इंपैक्ट नहीं है, जस्ट आपको ये चीज शो करना है
कि हाउ नेस्टेड इफ स्टेटमेंट विल वर्क, आपको उस पे कमांड हासिल करने के लिए ये बता रहा हूं प्रोग्राम। इसी तरह से हम लोग यहां पर क्या कर लेंगे, इन दोनों ब्रेसेस को मैं एंड कर देता हूं और बाहर ले देता हूं सी आउट वैल्यू ऑफ ए इज इक्वल टू, और ए यहां पर दे देते हैं। सिमिलरली सेकंड वेरिएबल की वैल्यू भी ले लेते हैं, वैल्यू ऑफ बी इज इक्वल टू बी, एंड देन प्रोग्राम को एंड कर देते हैं बाय यूजिंग गेट ch एंड क्लोजिंग ब्रेस। नाउ डियर, इन दिस प्रोग्राम यू कैन क्लियरली सी दैट कि हम लोगों ने दो वेरिएबल्स हम लोगों ने पहले डिक्लेयर किए और साथ ही उनको वैल्यूज भी इनिशियलाइज करवा दी, a को 100 एंड b को 200। नाउ इसके बाद अगर आप चेक करें तो इसके बाद आपको नजर आ रहा होगा कि हम लोगों ने डिसीजन मेकिंग परफॉर्म की और जस्ट हम लोगों ने कंपैरिजन किया है कि अगर a में जो भी वैल्यू स्टोर्ड है अगर वो 100 के इक्वल है तो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन या नेक्स्ट स्टेप को परफॉर्म करना। सो अकॉर्डिंग टू द इनपुट प्रोवाइडेड बाय अस, तो हमारे पास जो a की वैल्यू है वो है 100, तो हमारे पास a में कौन सी वैल्यू स्टोर्ड है, 100 वैल्यू स्टोर्ड है। चूंकि 100 को कंपेयर ही वो 100 के साथ कर रहा है, सो इसका मतलब क्या हुआ, यहां पर कंडीशन ट्रू हो जाती है तो वो बॉडी को एग्जीक्यूट करता है। ये पूरा पोर्शन बेसिकली जो हमारे पास है, ये पूरा पोर्शन ये बेसिकली इस इफ स्टेटमेंट की बॉडी कहलाती है। लेकिन इस बार हम लोगों ने कहा है कि वी आर डिस्कसिंग द नेस्टेड इफ स्टेटमेंट। तो नेस्टेड इफ स्टेटमेंट क्या कहलाता है, व्हेन वी पुट इफ स्टेटमेंट इनसाइड द बॉडी ऑफ अनदर इफ स्टेटमेंट, व्हेन वी पुट इफ स्टेटमेंट इनसाइड द बॉडी ऑफ अनदर इफ स्टेटमेंट, तो ये हमारे पास नेस्टेड इफ है। बॉडी में जब आया नेस्टेड इफ की वजह से कंडीशन ट्रू होने के बाद, तो उसमें हमारे पास फिर फर्दर एक डिसीजन मेकिंग परफॉर्म हो रही है और यहां पर वो कह रहे हैं कि चेक करो कि क्या b की वैल्यू 200 के बराबर है। तो ऑब्वियसली इस केस में हमारे पास b की वैल्यू भी 200 है और 200 के साथ कंपैरिजन भी किए जा रहे हैं, सो यहां पर भी कंडीशन ट्रू हो जाएगी। तो उसके मुताबिक सबसे पहले जो हमारा आउटपुट स्क्रीन पर डिस्प्ले होगा वो हमारे पास क्या होगा, वैल्यू ऑफ a इज 100 एंड वैल्यू ऑफ b इज 200। सो सबसे पहले स्क्रीन पर जो मैसेज आएगा वो क्या होगा, वैल्यू ऑफ a इज 100 एंड वैल्यू ऑफ b इज 200। उसके बाद और कोई फर्दर स्टेटमेंट हमारे पास नहीं है, तो इसके मुताबिक क्या होगा, हमारे पास इस इफ स्टेटमेंट की बॉडी भी एंड हो जाएगी और हमारे पास जो आउटर इफ स्टेटमेंट है ये हमारे पास इनर बॉडी है, इनर इफ स्टेटमेंट कहलाती है। ये हमारे पास आउटर इफ स्टेटमेंट कहलाती है, ये आउटर है, ये हमारे पास इनर है। तो हमेशा याद रखें कि जब कभी अगर आपसे कोई क्वेश्चन कर लेता है कि कौन सी इफ स्टेटमेंट फास्टली एग्जीक्यूट होती है या पहले एग्जीक्यूट होती है, तो आप हमेशा रिप्लाई में क्या कहेंगे कि इनर जो हमारे पास बॉडी होती है, जो इनर इफ स्टेटमेंट होती है वो सबसे पहले एग्जीक्यूट होती है। तो उसके मुताबिक जो पहले स्क्रीन पर मैसेज आएगा वो ये आएगा, वैल्यू ऑफ a इज 100 एंड वैल्यू ऑफ b इज 200। उसके बाद जब दोनों ब्रेसेस को वो एंड कर देगा तो यहां पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास फिर फर्दर एक दो स्टेटमेंट्स हैं। तो उसके बाद हमारे पास डिस्प्ले होंगी वैल्यू ऑफ a इज इक्वल टू 100 एंड वैल्यू ऑफ b इज इक्वल टू 200। सो डियर, ये हमारे पास इस प्रोग्राम का आउटपुट कुछ इस तरह से डिस्प्ले होगा। सो डियर स्टूडेंट, जैसे कि हम लोगों ने देखा इसमें भी और इसके पहले भी जितने भी हम लोगों ने डिसीजन मेकिंग के जो टॉपिक्स और उससे रेलेवेंट जो क्वेश्चन हम लोगों ने परफॉर्म किए थे, उसमें हम लोगों ने चेक किया कि जब कभी भी हमें डिसीजन मेकिंग करनी होगी और अकॉर्डिंग टू डिफरेंट सिनेरियो जो हमें गिवन होंगे उसके मुताबिक हम देखेंगे कि कौन सी टाइप किस पर्पस के लिए यूज की जाती है और कौन सी टाइप हम लोगों ने कब इसको इस्तेमाल में लाना है। तो फिर एक बार इसको वाइंड अप इस तरह से कुछ कर लेते हैं कि हमेशा इफ स्टेटमेंट जब आपने सिर्फ और सिर्फ ऐसे प्रोग्राम्स हैंडल करने हो जिसमें सिर्फ ट्रू केसेस को वो सिर्फ कंसीडर करे, तो आपके पास बेटर ऑप्शन है इफ स्टेटमेंट का। जब आपके पास कुछ ऐसे क्वेश्चंस आ जाए जहां पर हम लोग बात कर रहे हो आइदर दिस और दैट, यानी टू केसेस की बात करें, तो इफ एल्स स्टेटमेंट का यूज करते हैं। इसी तरह जब हमारे पास दो से ज्यादा जब मल्टीपल कंडीशंस आ जाती हैं तो उसमें हम लोग एल्स इफ या इफ एल्स इफ, या जिसको नेस्टेड इफ एल्स स्ट्रक्चर का नाम भी दिया जाता है, उसको हम लोग यूज करते हैं। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कि स्विच स्टेटमेंट का क्या यूज है, वो बिल्कुल नेस्टेड इफ एल्स स्ट्रक्चर की तरह ही काम करता है, लेकिन हम लोगों ने क्या कहा वो थोड़ा लिखने में आसान है और प्रोग्राम को लिखने में उस पर टाइम थोड़ा कम लगता है एज कंपेयर टू नेस्टेड इफ एल्स। लास्ट टॉपिक इस चैप्टर में हमारे पास जो था वो हमारे पास किसका था, नेस्टेड इफ स्टेटमेंट का। सो नेस्टेड इफ स्टेटमेंट कैसे काम करता है
उससे रिलेटेड हम लोगों ने एक प्रोग्राम देखा, प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन कैसे होती है वो सामने हम लोगों ने इसमें एग्जीक्यूट की। इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक या नेक्स्ट चैप्टर को, जो कि लूप के नाम से है। टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज।